तो सबको पता ही है कि एग्जाम डेट जो मैट्रिक का है आ गया है, तो इन समय में क्या करना है, रिवीजन चाहिए हर एक सब्जेक्ट का। तो वही हम लेकर आ गए हैं। बायोलॉजी का ये जो 5 इंपॉर्टेंट प्रश्न करेंगे, इससे आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, इसलिए इन्हें हर हाल में तैयार करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, ये जो हमने क्वेश्चन लिया है मात्र 5 क्वेश्चन है, इनका आंसर जो है, अब बोलो सर आंसर नहीं कराइए, खाली क्वेश्चन है, आंसर हमने इसका कराया हुआ, आंसर इसका कराया हुआ। सर कहाँ है, इसका पीडीएफ हम जो है टेलीग्राम पर, उसमें पीडीएफ में पूरा आंसर लिखे। अच्छा, इसका मान तो यहाँ पर आंसर लिखते तो कितना बार का, बहुत बार का हो जाता है, टाइम बहुत ज़्यादा लगता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है ना कि पहले से लिख रखेंगे। तो इसका आंसर जो है पीडीएफ में पूरा आंसर लिखे हुए हम यहाँ आपको समझा देंगे। मेन समझना इंपॉर्टेंट है, अगर आंसर कभी भूल भी जाइएगा, समझ लीजिएगा ना, तो आराम से उसको बना के लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको हम इसी में जो है आंसर भी इसका लिखेंगे और बाकी पीडीएफ भी दे देंगे। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में O2 गैस मुक्त होती है। मैंने हमें सिद्ध करना है। देखिए आंसर लिखते हैं इनका। देखिए, प्रकाश संश्लेषण कहा रहा है, तो प्रकाश संश्लेषण आपको पता होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण कुछ भी नहीं है, CO2 है प्लस H2O है। जब ये मिलता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। और आपका क्या बनता है, जल भी बनता है और ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो ऑक्सीजन गैस ये निकल रहा है। प्रकाश संश्लेषण मतलब क्या हो, पौधा जो भोजन बनाता है ना, उसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो पौधा भोजन यही बनाता है। पौधा क्या करता है, मान लेते हैं एक पौधा हम बनाते हैं यहाँ पर, एक क्या करते हैं, एक ये पौधा हम बना दिए, ठीक है ना। तो पौधा का जो पत्ता है ना, पौधा का जो पत्ता है, ये देखिए पौधा का पत्ता ये आपका बना दिए हम, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पौधा के पत्ता हरा होता है, क्या होता है, हरा क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। क्यों होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अब देखिए, जो क्लोरोफिल की वजह से हरा हो रहा ना, इसमें क्या होता है, पत्ता के ऊपर छोटा छोटा छेद होता है, पत्ता के ऊपर छोटा छोटा क्या होता है, छेद होता है, ठीक है ना। तो पत्ता के ऊपर जो छेद होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, रंध्र कहते हैं। इस रंध्र में क्या होता है कि ये पौधा जो है वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है और इसका जो जड़ जो नीचे फैलाता है, इससे ये पानी ले लेता है। कहाँ पर, पत्ता में। तो पत्ता में क्या आ गया, CO2 भी आ गया, H2O भी आ गया, दोनों जब मिलता है और इसमें चाहिए सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, तो बन जाता है ग्लूकोज, जल और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे निकल रहा है, तो ये हमें प्रूव करना कैसे निकल रहा है ना। तो इनको हम समझते हैं, आंसर आपको हम दे ही देंगे। इनको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए इनको कैसे प्रूव करते हैं, एक हम बीकर ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक बीकर ले लेते हैं। इस बीकर में डाल देते हैं पानी। बीकर में क्या डाल देते हैं, बीकर में हम डाल देते हैं पानी। अब इस पानी में क्या करना है, एक पौधा आपको डालना है। क्या डालना है, पौधा। पौधा कौन सा आपका होता है, हाइड्रिला का पौधा। कौन सा पौधा, हाइड्रिला का पौधा डाल देते हैं। जो हाइड्रिला का पौधा है इसमें रंध्र नहीं होता, क्योंकि रंध्र का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। तो पानी में रहता है, सब पानी में इसका काम हो जाता है, ठीक है ना। तो अब क्या करते हैं, इस पौधा को हम एक कीप से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं, कीप से ढक देते हैं। कीप से ढकने के बाद, कीप से ढकने बाद फिर इसको हम परखनली से ढक देते हैं। किससे ढक देते हैं, परखनली से ढक देते हैं। अब इतना चीज़ करने के बाद इस पूरे चीज़ को उठा कर रख देते हैं, कहाँ पर, धूप में रख देते हैं। कहाँ पर, धूप में रख देते हैं, ठीक है ना। धूप में रखने के बाद क्या होता है, इसमें होगा प्रकाश संश्लेषण क्रिया। धूप में रखने के बाद देखिए ना, अभी तुरंत बोले ना, CO2 है, H2O है और आपका सूर्य का प्रकाश है, क्लोरोफिल है। तो इसमें क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगा। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है, अभी तुरंत बोले थे ऑक्सीजन गैस निकलता है। तो इस पत्ता से क्या होता है, बुलबुले टाइप का कुछ निकलने लगता है। बुलबुले टाइप का जो पौधा है ना, उसका पत्ता से बुलबुले टाइप का ऐसे कुछ जो है निकलने लगता है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पर जो है परखनली क्यों लिए हैं। परखनली इसलिए लिए हैं क्योंकि जो भी इससे बुलबुला निकलेगा सब यहाँ जाके इकट्ठा हो जाएगा। अब जब ये सब जाके यहाँ इकट्ठा हो जाता है, अभी हमें नहीं पता है कि बुलबुला ऑक्सीजन गैस है, क्योंकि हमको सिद्ध करना है। तो मान लेते हैं ये ऑक्सीजन गैस अभी नहीं है। अब जब पूरा ऑक्सीजन इसमें इकट्ठा हो जाता है तो इस परखनली को हम क्या करते हैं, सावधानीपूर्वक हटा लेते हैं। इस प्रकार हटाते हैं कि इससे बुलबुला बाहर ना निकले, ठीक है ना। जब इनको हटा लेते हैं तो आपको पता है कि ये बुलबुला तो ऑक्सीजन है, लेकिन हम मान रहे इसको सिद्ध न करना है। देखिए ऑक्सीजन का क्या खासियत बात है, ऑक्सीजन का खासियत बात क्या जानते हैं कि यह जो है ना किसी चीज़ को जलने में मदद करता है। किसी मदद करता है, जलने में मदद करता है। जैसे मान चलिए अभी जो परखनली को हटा के, परखनली में बुलबुला है ना, तो इसको ले जाते हैं जलते हुए मोमबत्ती के पास। तो यानी मोमबत्ती जला रहे हैं, उसके पास ले जाइएगा ना तो मोमबत्ती और तेज़ जलेगा, क्योंकि जलने में तो मदद कर रहा है। मोमबत्ती तेज़ जल गया तो समझ जाएंगे ये क्या है, ऑक्सीजन गैस ही है। इस प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं। जितना बात हम बोले हैं सारा हमने लिख दिया, आपको PDF में मिल ही जाएगा, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं कि ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय किस प्रकार होता है। देखिए ओजोन आपका कहाँ पायस्ता है, ये पायस्ता है समताप मंडल में। ऑब्जेक्टिव याद रखिए, ओजोन कहाँ पायस्ता है, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है ना। अब देखिए ओजोन समताप मंडल में पायस्ता है, ये आपका लगभग जो है समताप मंडल में 13 से
25 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में होता है, समताप मंडल के बीच में इतना होता है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है कि निर्माण कैसे होता है। निर्माण समझते हैं। देखिए आपका जो ऑक्सीजन का जो ये अणु है ना, ऑक्सीजन का जो अणु है, इस पर अगर सूर्य का प्रकाश गिरे, इस पर अगर सूर्य का प्रकाश गिरे, यानी कि बोल सकते हैं सूर्य का प्रकाश मतलब ये हो गया सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश से क्या निकलता है? पराबैंगनी किरण निकलता है। जब इस पर जाएगा तो ये किसमें O+O में टूट जाता है। ये नवजात ऑक्सीजन होता है। क्या होता है? नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? किसी में जुट के यौगिक का निर्माण करता है, ठीक। नवजात ऑक्सीजन ये होता है। अब जब ये इसमें टूट जाता है वापस, ये नवजात ऑक्सीजन अणु से, देखिए ये जो नवजात ऑक्सीजन बना है, फिर ये O2 से क्या करता है? ये क्रिया कर लेता है। O2 से क्या करता है? क्रिया कर लेता है, तो बन जाता है हमारा O3 बन जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ऑक्सीजन का ओजोन का निर्माण होता है। अब यहाँ बात हो रहा है, सब चीज़ हमें लिख दिए हम। अवक्षय किस प्रकार होता है? अवक्षय मतलब समझते हैं? अवक्षय का मतलब इसका हानि, यानी कि ओजोन परत का हानि कैसे होता है, इसको किससे हानि है। आपको मैं बता दूं, ओजोन परत जो है ना, ओजोन परत हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। किससे? सूर्य के पराबैंगनी किरणों से। हमने एक चैप्टर पढ़ाया था आपका हमारा पर्यावरण, उसमें हमने इसको अच्छी तरीके से बताया ना, लेकिन फिर भी अभी हम ये बता रहे हैं आपको। ओजोन सूत्र क्या हो गया? O3 हो गया, ठीक है ना। 3 ऑक्सीजन परमाणुओं का ये क्या है? समूह है। और कौन? ओजोन। निर्माण तो आपको बता ही दिया, ऐसे निर्माण होता है। अब बात अवक्षय। अवक्षय मतलब हानि। ये ध्यान रखना, ओजोन क्या करता है? हमारे यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट पराबैंगनी किरणों से क्या करता है? पराबैंगनी किरणों से सुरक्षा करता है, ठीक है ना। सुरक्षा करता है, ठीक है ना। अब जरा देखो, अब मान चलिए ओजोन की मोटाई में कमी आ जाएगा। ओजोन की मोटाई में कमी आ जाएगा तो क्या होगा? सुरक्षा फिर नहीं कर पाएगा, तब तो हानि है ना। जब पराबैंगनी किरण इतना खतरनाक होता है, डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर आएगा ना, सूर्य से निकलता है पराबैंगनी किरण, अगर वो डायरेक्ट पृथ्वी पर आ जाए, पृथ्वी पर हम ही लोग रहते हैं, छोटे छोटे जीव हम लोग जो भी है रहते हैं, तो उनमें क्या होता है? कैंसर की बीमारी, त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, ये सब जो है ना, ये यूवी किरण से हो जाती है। लेकिन इस सब से कौन बचाता है हमें? ओजोन परत। लेकिन ओजोन परत में हानि हो जाएगा, उसकी मोटाई में कमी हो जाएगा, तो फिर कहाँ से हम लोग बचेंगे, ठीक है ना। तो ओजोन परत अवक्षय कैसे होता है? देखिए CFC गैस आप सुने होंगे, है ना। और CFC गैस जो आपका है, इनको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या बोलते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं। CFC गैस हो गया आपका कार्बन टेट्रा एथीन हो गया, ये सब जो है ना आपका कार्बन टेट्रा क्लोरोएथीन, है ना। कार्बन टेट्रा क्लोरोएथीन, हाँ, ये आपका जो है क्या कहते हैं, किसको हानि करते हैं? ओजोन परत को हानि करते हैं। ओजोन परत को हानि किस प्रकार पहुंचाते हैं? आपको पता है ओजोन सूत्र क्या होता है? O3 होता है ना। तो इस O3 को क्या करता है? विखंडित करने लगता है। किसमें करता है? विखंडित करने लगता है। कौन? ये CFC कार्बन टेट्रा क्लोरोएथीन सब क्या करता है? विखंडित करने मतलब ओजोन पर टूट गया। जब टूट गया तो मोटाई में कमी आ गई, तो क्या होने लगता है? हानि होने लगता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या था? ओजोन का निर्माण एवं अवक्षय हानि कैसे करता है, ठीक है ना। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। आंसर भी इसका हम बढ़िया से लिख दिया, आपको PDF में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है कि मनुष्य में O2 एवं CO2 का निर्माण परिवहन जो कैसे होता है। परिवहन बोले या परिसंचरण बोले, सब बात एक के हुआ, ठीक है ना। परिवहन या परिसंचरण सब एक के बात हुआ, या वहन भी बोल देगा तो एक के बात हुआ। देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब मनुष्य में नहीं हमरे में। देखिए होता क्या है, जब हम सांस लेते हैं ना, जब हम सांस लेते हैं तो आपको पता है सांस लिए मतलब क्या? ऑक्सीजन सांस लिए। ऑक्सीजन कितना? 21% आपका होता है ना ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका 21% होता है। देखिए ये देखिए इस प्रकार से कुछ आपका जो है, इस प्रकार से आपका क्या होता है? आपका फेफड़ा का चित्र होता है, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका ये जो गुब्बारा जैसा बना रहे हैं ना, इसको बोलते हैं वायु कोपिका। अभी आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। इसको क्या बोलते हैं? वायु कोपिका बोलते हैं, ठीक है ना। समझिएगा ध्यान से आप, इसको वायु कोपिका बोलते हैं। अब देखिए यही मेन काम करता है। जैसे हम सांस लिए, मतलब ऑक्सीजन अंदर आया, तो ये क्या है? वायु नली है। ये क्या है? वायु नली, जिसको आप श्वास नली बोलते हैं। तो इनके माध्यम से जो हम ऑक्सीजन अभी सांस ले रहे हैं, इनके माध्यम से ये एकदम यहाँ आता है, फिर यहाँ आता है, फिर कहाँ लास्ट में कहाँ तक चला सकता है? गुब्बारा दिख रहा है ना, गोल का, इसको बोलते हैं वायु कोपिका या वायु कोष्ठिका भी बोलते कभी कभी। तो जो भी ऑक्सीजन हम सांस लिए, ऑक्सीजन यहाँ आके जमा हो जाता है। कहाँ? फेफड़ा के वायु कोपिका में। अब यहाँ से क्या करता है? रक्त, क्या होता है? रक्त में एक पार्ट होता है RBC। क्या होता है? RBC। फिर RBC में भी एक पार्ट होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है? हीमोग्लोबिन माने HB। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ये जो ऑक्सीजन यहाँ के जमा हुआ ना, इसको उठाकर पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। कौन? हीमोग्लोबिन। और जब पूरे शरीर में कोशिकाओं तक पहुंचा दिया, कोशिका के पास पहले से कौन होता है? ग्लूकोज होता है। कौन होता है? ग्लूकोज होता है, यानी C6H12O6 होता है। अब जब पूरे ग्लूकोज के पास पहुंचा दिया, तो ये मतलब ऑक्सीजन हो गया। तो ऑक्सीजन की मदद से ये ग्लूकोज क्या होता है? विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, जो बोलिए। फिर उसके बाद क्या बनता है? आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, जल बनता है और आपका
ऊर्जा बनता है। ऊर्जा तो हमें एनर्जी मिल गया, लेकिन जो CO2 बना ये हमारे शरीर के तो अच्छा है नहीं, तो इनको क्या करना है, बाहर निकालना है। तो वापस हीमोग्लोबिन ने क्या किया था, हीमोग्लोबिन ने यहाँ जो ऑक्सीजन था उसको लेकर कहाँ पहुँचा दिया था, शरीर के सभी कोशिकाओं तक। अब वापस फिर हीमोग्लोबिन जो कार्बन डाइऑक्साइड फालतू बना है इसको कहाँ पहुँचा देता है, फेफड़ा तक पहुँचा देता है। कहाँ पहुँचा देता है, फेफड़ा तक पहुँचा देता है। अब फेफड़ा फिर क्या करता है, जब हम सांस लिए तो अंदर गया, छोड़े तो बाहर गया, तो फेफड़ा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देता है। बस इसी तरह क्या होता है हमारे शरीर में O2M CO2 का परिवहन होता है। उम्मीद है ये भी आप समझ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विन बात पर चर्चा करें। इसका भी आपको बढ़िया से मिल जाएगा। डार्विन बात पर चर्चा करें। देखिए डार्विन आपको पता है एक वैज्ञानिक था, चार्ल्स डार्विन आपने सुना होगा, है ना। तो अनुवांशिकता खोजा पता है डार्विन ने ही किया था। तो डार्विन बात पर चर्चा करें। देखिए डार्विन ने एक थ्योरी दिया था जिनको बोलते हैं प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। क्या बोलते हैं, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था ना। इसमें इन्होंने क्या कहा था कि इस दुनिया में वातावरण जो चेंज होगा ना उसके अनुसार जो व्यक्ति ढल लेगा उसका प्रजाति जीवित रहेगा, और जो नहीं ढल पाएगा उसका प्रजाति क्या होगा, विलुप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये कहा था प्राकृतिक चयन सिद्धांत में। और जो डार्विनवाद है इनमें कुछ अपना इसका मुख्य धारणा था। जिससे पहला हो गया संतान उत्पन्न करने की क्षमता। संतान उत्पन्न करने की क्षमता, ठीक है ना, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। संतान, देखिए इस दुनिया में जो है ना बहुत सारे जीव हैं, जैसे कि आपका हो गया समुद्री सीप हो गया। समुद्री सीप जो एक बार में 6 करोड़ अंडा देता है। अब बताइए 6 करोड़ अंडा दिया, उसका अगर 6 करोड़ बच्चा जिंदा रह जाएगा तो इस पृथ्वी पर जगह क्या हो जाएगा, जगह कम पड़ जाएगा आदमी को रहने के लिए, जीव जंतु को रहने के लिए बहुत कम पड़ जाएगा। तो 6 करोड़ जो अंडा दिया ना वो सीप, तो उसका अंडा जो ना जब उसका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है वयस्क होते होते सब अंडा उसका मर जाता है, तो पृथ्वी पर जगह खाली रहता है, यानी कि जीवन संभव है, ठीक है ना। इसी प्रकार एक और है एस्केरिस। एस्केरिस जो है एक बार में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती हैं। तो उसका भी यही हाल होता है, धीरे धीरे बड़े होते तो वो क्या होते हैं, उनके अंडे मर जाती हैं। तो मर जाती हैं तो फिर क्या, पूरा उसका जो है प्रजाति उतना नहीं बढ़ पाता है, मतलब ज़्यादा बढ़ जाएगा, फिर मनुष्य कहाँ रहेगा, जगह नहीं बचेगा ना। तो इस प्रकार से तो संतान उत्पन्न करने की क्षमता लगभग सब जीवों में बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दूसरा बात है जीवन संघर्ष। क्या होता है, जीवन संघर्ष होता है। जीवन संघर्ष मतलब देखिए, जीवन संघर्ष का मतलब होता है कि परिश्रम करना, जीवन को जीने के लिए संघर्ष करना। हम भी जीवन को जीने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस दुनिया में जो भी जीव हैं सब अपने जीवन को जीने के लिए क्या करते हैं, अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। तो पैदा होते ही जीव क्या करते हैं, अपने जीवन के लिए, रहन सहन के लिए, रोटी जो भी, मकान जो भी है, सब चीज़ जो उनको आवश्यकता है जीवित रहने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए वो क्या करते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये बात जीवन संघर्ष हो गया। तीसरा बात आपका होता है योगितम की उत्तरजीविता। क्या होता है, योगितम की उत्तरजीविता। योगितम की उत्तरजीविता। देखिए योगितम का मतलब क्या था, क्वालिफिकेशन, क्षमता, एक तरह से एलिजिबिलिटी। उत्तरजीविता मतलब जो जी सके। तो वही बात है, डार्विन बोला कि अगर वातावरण में चेंज हो रहा है, जैसे कि ठंड का मौसम अभी आ गया, तो ठंड के अनुसार जो नहीं ढल पाएगा वो जीवित नहीं रह पाएगा, और जो ठंड के अनुसार ढल गया वो जीवित रह गया। तो कहने का मतलब है कि वातावरण में परिवर्तन के अनुसार जो अपने आप को ढाल लिया वो जीवित रह जाएगा, नहीं ढाल पाया जीवित नहीं रह पाएगा, ठीक है ना। फिर चौथा पॉइंट आपका है विभिन्नताएं। क्या है, विभिन्नताएं हैं। देखिए विभिन्नताएं क्या है, काफ़ी जरूरी है। विभिन्नताएं क्या है, काफ़ी जरूरी है। तो विभिन्नता क्या है, देखिएगा आप अपने माता पिता से बिल्कुल भी अलग होते हैं, मतलब पूरा नहीं मिलते हैं, थोड़ा सा तो जरूर अलग होते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, विभिन्नताएं कहते हैं। तो विभिन्नताएं भी क्या है, बहुत जरूरी है। अगर मान चलिए एक के जैसे सब आदमी दिखेगा, तो मान चलिए कोई हमला करना चाहता है, एक के बार में सबको पहचान के मार देगा। अलग अलग रहेगा तब ना तनियों को नहीं पहचान पाएगा, अरे ये नहीं है दूसरा, इसको छोड़ दो, तो जीवित रह जाएगा। प्रजाति उसका वही है लेकिन दिखने में अलग है। तो ये किस कारण होता है, विभिन्नता का कारण होता है। तो विभिन्नता भी क्या है, जरूरी है। तो ये चारों पॉइंट जो है हमने उसमें लिख दिया, आप समझ जाए, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है आपका, नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। नेफ्रॉन का नामांकित चित्र बनाइए। ये भी चित्र हमने PDF में डाल दिया है, देखिए।